हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा शेड्यूल चल रहा है, आज है वेडनेसडे को हम लोग पढ़ेंगे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के सोशल इश्यूज, जस्टिस एंड गवर्नेंस से जुड़े हुए टॉपिक्स। देखिए, पिछले वीक में मुझे सोशल इश्यूज को लेकर कोई खास टॉपिक मिला नहीं, तो मैंने सोशल इश्यूज एंड जस्टिस को स्किप किया है इस वीक। आज 4 न्यूज को हम लोग देखेंगे और वो सारी गवर्नेंस से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो है वो है एनएमएफटी के बारे में। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे देश में टेररिज्म को लेकर, और होस्ट इंडिया ही कर रहा था। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर यानी आतंकवाद के लिए हमें किसी भी तरह के पैसे फंडिंग पे रोक लगानी है। अगर पैसा ही नहीं होगा, फंडिंग ही नहीं होगी, तो टेररिज्म होगा ही नहीं, टेरर एक्टिविटीज होंगी ही नहीं। तो इसी को लेकर मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, और भारत देश को होस्ट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमें कुछ ऐसे सेफगार्ड्स अपनाने पड़ेंगे जिससे इन आतंकवादियों के पास किसी भी रूप में पैसा या फंडिंग ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर इनके पास पैसा फंडिंग नहीं होगी तो ये वेपन्स नहीं ले पाएंगे, ये मास जो एक्टिविटीज करते हैं इलीगल वो नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली ये टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा टेरर एक्टिविटीज की अगर हमने फंडिंग पे चोट की तो ये लोगो है एनएमएफटी 2022 इंडिया का। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2018 में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी सेकंड एडिशन, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कि हमें डिस्कस करना है कि कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती कहाँ से है, कैसे होती है। अगर ओवरऑल सारे स्टेक होल्डर्स इस पर डिस्कस करेंगे तो हम जान पाएंगे कि फंडिंग हो कहाँ से रही है, और फंडिंग जहां से हो रही है उसको कैसे कर्व कर पाएंगे, कैसे रोक पाएंगे। कोविड-19 के बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। भले वो लार्ज स्केल पे नहीं हो, लेकिन स्मॉल स्केल में टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, और हर कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं टेररिस्ट अपने एक्शंस को अंजाम दे रहे हैं। वो चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो। तो जो ग्लोबल ट्रेंड्स इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी थी। जो चैनल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल। देखिए, फॉर्मल चैनल वो होता है जहाँ पे सुपरविजन रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्विफ्ट फाइनेंशियल इंटर कंट्री ट्रांजेक्शन है, उसके थ्रू भी बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको चंदा मिल रहा है। इनफॉर्मल की हम बात करें तो जो हवाला सिस्टम होता है, या फिर जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, या फिर जो हम कहते हैं कि जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज से पैसा कमाया जाता है, रैंसम मांगे जाते हैं, ये अलग अलग चैनल है जिसके थ्रू टेररिज्म एक्टिविटीज फल फूल रही है। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में मैंने बताया कि डायरेक्ट स्मगलिंग के थ्रू पैसा ये पा रहे हैं। हवाला नेटवर्क क्या होता है ये आपको पता ही होगा। क्रिप्टो करेंसीज, ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, जो कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब किसी भी देश की जो नेशनल बैंक है उनका इसमें कंट्रोल नहीं है, इस वजह से इनको ट्रैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, और इनका यूज काफी ज्यादा किया जा रहा है इस तरह की लीगल एक्टिविटीज में। अब ये तो हो गई मोटी मोटी बातें भाई। कॉन्फ्रेंस भारत में हुई थी, भारत ने अपनी बात कही, बाकी देशों ने अपनी बात की। हम अब ये बात करेंगे कि इंडिया टेररिज्म को लेकर, जैसा कि हम बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारे पास टेररिज्म को लेकर, कि हमारे देश में अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, अटैक होगा, तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम एक्शन लेंगे। तो अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है तो हमारे देश में ऐसे क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। 2002 में एक एक्ट हमने पास किया था, पोमला एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पोमला। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम होता है, मतलब इलीगल तरीके से आपने देश का पैसा बाहर भेज दिया, स्मगलिंग की, हवाला किया, तो उसको कर्व करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जेल में भेजने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो भी लोग रिलेटेड होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। साथ में उससे जुड़े हुए और भी जो मैटर्स होते हैं, वो सारे मैटर्स को ये पोमला देखता है, और इसका खुद का अलग से कोर्ट होता है, खुद के अलग से जस्टिस होते हैं, और इसकी जो केसेस होते हैं, इनका जो वर्डिक्ट होता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। 2009 में, जनवरी 2009 में जब 26 नवंबर का हमला हुआ 2008 में मुंबई में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई जो कि टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज से लड़ने के लिए होगी, और उसका नाम था एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो कि बनाई इसलिए गई थी क्योंकि हमारे देश में 26/11 का हमला हुआ था। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड इसे कहते हैं,
ये एक तरह का डेटाबेस है, है जिसमें हम देश से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म या नेशनल सिक्योरिटी की, उसको यहाँ पे हम रखते हैं। और ये डेटाबेस हमें काफी मदद करता है जब हम इस तरह की एक्टिविटीज से लड़ रहे हैं और उनसे हमारा सामना हो रहा है। ग्लोबल लेवल की बात करें तो एक FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में लोकेटेड है। ये जिस तरह हमारे देश में हमने पोमला एक्ट बनाया था, तो ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को पकड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि OECD के अंतर्गत काम करता है। और ये अपनी अलग अलग लिस्ट निकालता है, जैसे ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। इनकी अगर लिस्ट में कोई भी कंट्री लिस्टेड हो जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रे लिस्ट में लिस्टेड हो जाता है, जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में लिस्टेड है, इसका मतलब ये जो देश है ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज में उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर ऐसी एक्टिविटीज को रोक नहीं रहा है, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इससे अल्टीमेटली पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि इस देश में आप इन्वेस्ट नहीं करें, इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट ना करें, या मोटे तौर पर कहें तो अगर आप इसको ₹1 भी देंगे तो हो सकता है ये टेररिज्म में लगा दें। और ब्लैक लिस्ट जो होती है, ब्लैक लिस्ट मतलब इसमें जैसे नॉर्थ कोरिया है, इसमें ईरान है, इसमें ये होता है कि जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े बैंक है जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या भी बड़ी जो इकोनॉमीज है, वो इन देशों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि FATF ने उनको ब्लैक लिस्ट में रखा है। और ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री तभी जाता है जब वो काफी सालों तक ग्रे लिस्ट में रहा हो। और ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि आप सस्पेक्ट है, आपकी देश, आपकी इकोनॉमी, आपका जो कंट्री है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को या फिर इनएक्टिव है टेररिज्म के खिलाफ। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1267 1999 में पास हुआ था, और एक रेजोल्यूशन था 1373 2001 में पास किया गया था। ये जो 2001 वाला था, इसको तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था 9/11 का, उसके बाद किया गया था। और ये भी जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो भी हेड है या फिर उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ब्लॉक करता है, उनकी फाइनेंशियल एंटिटीज को ब्लॉक करता है, और जिस भी देश में उनके एसेट्स होते हैं उनको फ्रीज करवाता है। तो ये दो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। तो आपको इस न्यूज से क्या लेकर याद रखना है कि भाई ये जो समिट हुआ ये कहाँ पे हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या देश में पहली बार हुआ है कि पहले भी हो चुका है, और फाइनेंसिंग, टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है वो किस प्रकार की हो सकती है, ये स्टेटमेंट वाइज UPSC आपसे पूछ सकता है। और पोमला जो है या फिर नेट ग्रिड है, इन सबको स्टेटमेंट के रूप में UPSC पूछ सकता है। अगली जो न्यूज है वो एक अवार्ड को लेकर न्यूज है, और ये अवार्ड है गांधी मंडेला अवार्ड। गांधी जैसा आप जानते हैं कि भाई हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। और 2019 में भारत उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी मना रहा था। और जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक या कहूँ कि नॉन वाइट प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने वहां पे अपार्थाइड मूवमेंट चलाया था साउथ अफ्रीका में, और वो गांधी को अपना आइडल मानते थे, नेल्सन मंडेला। तो 150th जो एनिवर्सरी हमने मनाई 2019 में, 2019 में जब गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे, तब ये जो अवार्ड है इसको शुरू किया गया। इस बार ये अवार्ड इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो तिब्बतन धर्मगुरु है 14th दलाई लामा, उनको इस बार का गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है। और कहाँ पे दिया गया है? थेक्चुन चोइलिंग धर्मशाला, मैक्लोडगंज। देखिए 1959 में जो तिब्बती धर्मगुरु है यानी 14th दलाई लामा, ये अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ भारत आ गए थे क्योंकि चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया। तो तब से ये लोग मोस्टली जो है ये धर्मशाला में रहते हैं, और यहाँ से इनकी गवर्नमेंट इन एक्साइल चलती है। तिब्बतन की जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है वो धर्मशाला से चल रही है। तो इन व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, ये हमारी पूरी दुनिया में इस समय पीस के एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर, और इस बार का गांधी मंडेला अवार्ड मिला है 14th दलाई लामा को। और ये अभी एक्साइल में रह रहे हैं, कहाँ पे? भारत में। कब से रह रहे? 1959 से, यानी इनको रहते हुए भी यहाँ पे लगभग 70 साल हो गए। अब इस अवार्ड के बारे में बात की तो जैसे मैंने कहा, गांधी जी की 150th एनिवर्सरी में 2019 में इसको शुरू किया गया था। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है, उसने न्यू दिल्ली बेस्ड ट्रस्ट है, उसने शुरू किया है। और इस ट्रस्ट में जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, गांधी मंडेला अवार्ड, इनके ये दो जो बड़ी डिग्निटरीज हैं, इन्होंने सत्य को लेकर काम किया, नॉन वायलेंस को लेकर काम किया, दुनिया में पीस, हार्मोनी, ट्रैंक्विलिटी को लेकर काम किया। तो जो अवार्ड रेसिपिएंट होगा वो भी इन्हीं क्षेत्रों में अगर काम कर रहा होगा और अपनी फील्ड में बेस्ट होगा, तभी उसको अवार्ड मिलेगा। तो जो गांधी जी की लेगेसी है, पीस, सोशल वेलफेयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, इन सारी फील्ड से ये अवार्ड दिया जा सकता है। इसके सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो दलाई लामा को जो सिलेक्ट किया गया है उसके लिए एक ज्यूरी बनी थी, और उसमें भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, नेपाल के चीफ जस्टिस थे, और नेपाल के
और बांग्लादेश के चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर, ये तीनों फॉर्मर यहाँ पे थे। और अगर हम पुराने और रेसिपेंट की बात करें तो जैसे हम बात करके नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, बांग्लादेश के जो पहले प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, और श्रीलंका के जो पहले प्रेसिडेंट थे सेना नायके, और हमारे देश के जो अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एल के आडवाणी, इन सबको ये पुरस्कार मिल चुका है पहले। तो आपको याद रखना है कि गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। क्योंकि 14th दलाई लामा एक पोस्ट होती है तिब्बतन रिलीजन में, ये पोस्ट होती है, ये 14वें दलाई लामा है। दूसरा, ये कब शुरू हुआ है तो 150th गांधी की जो एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, तब शुरू हुआ है। और तीसरा, ये किस किस चीज में फील्ड में दिया जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस यही डेटा भी आपके लिए यही है इसमें। अगली न्यूज में चलते हैं, ये भी गवर्नेंस को लेकर न्यूज है। डिजिटल शक्ति प्रोग्राम, डिजिटल मतलब ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, शक्ति यहाँ पे शक्ति बोला गया है वुमेन्स को। प्रोग्राम देखिए, हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, 1992 में ये बना था और 5 मेंबर बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब, इसके लिए पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ था। इसने डिजिटल शक्ति प्रोग्राम 4.0 लॉन्च किया। 4.0 मतलब इस तरह 3 कैंपेन प्रोग्राम पहले लॉन्च हो चुके हैं। इस प्रोग्राम में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कर क्या रहा है, हमारे देश की जो भी वुमेन्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही, किस तरह आप साइबर क्राइम से बचें और किस तरह आप सेफ रहें, तो इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और यही है आपका डिजिटल शक्ति प्रोग्राम। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन है और 3rd लार्जेस्ट यहाँ पे बुलिंग केसेस होते हैं ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है, ऑनलाइन बुलिंग किया जाता है, हरास किया जाता है कमेंट के थ्रू या और भी अलग चीज से। और 98% जो क्राइम्स हो रहे हैं ये साइबर क्राइम, खासकर ये हैरेसमेंट वाले, वो वुमेन के खिलाफ हो रहे हैं। तो इसी को लेकर डिजिटल शक्ति प्रोग्राम 4.0 लॉन्च किया गया। इसका मतलब इसके पहले 3 प्रोग्राम पहले से आ चुके हैं। तो 2018 में साइबर सेफ्टी प्रोग्राम के रूप में डिजिटल शक्ति प्रोग्राम, यहाँ पे शक्ति किसको रिप्रेजेंट किया गया है, वुमेन्स को, महिला को। तो ये साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ और अभी जब 2022 में इसका 4th वर्जन लॉन्च हो रहा है। इस बार साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा जो कि फेसबुक के पेरेंट कंपनी है, ये भी एनसीडब्ल्यू का सहयोग कर रही है, क्योंकि इन्हीं के कोलैबोरेशन से लगभग 10 लाख महिलाएं यानी 1 मिलियन वुमेन्स को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वेरियस जगह से हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हाउस वाइफ हो सकती है। तो ये, और अल्टीमेटली हम चाह रहे हैं कि आप सेफ रहें, साइबर क्राइम को आप समझें, आप जाने, और दूसरा आप थोड़ा अप स्किल हो और वुमेन को डिजिटली एम्पावर करने की एक अच्छी पहल है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि जनवरी 1992 में ये बना है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 पार्लियामेंट में पास किया गया था, इसलिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें हम बात करेंगे तो एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है जो सीनियर मोस्ट आईएएस होता है, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। और ये सारे लोग जो होते हैं इनका चुनाव, यानी इनको नॉमिनेट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो ये है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वुमेन ऑफ कंट्री और ऑल्सो इंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे उनके कुछ फंक्शन दिए हुए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स है वुमेन के, उसको रिव्यू करना। दूसरा है गवर्नमेंट को समय समय पर रिकमेंड करना कि क्या क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स और ला सकते हैं वुमेन्स के लिए, और वुमेन से जुड़ी हुई जो भी फैसिलिटीज हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, उनको दूर करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, और गवर्नमेंट को एडवाइस करना अगर कोई ऐसा पॉलिसी रिलेटेड मैटर है जो कि वुमेन से रिलेटेड है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है मिशन शक्ति प्रोग्राम, सॉरी डिजिटल शक्ति प्रोग्राम 4.0। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उन्नति भारत अभियान से, उस समय ये न्यूज में था, तो इससे 4 स्टेटमेंट रख दी। और इसमें उन्नति भारत जो प्रोग्राम था उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को करेक्ट किया जा रहा था, लोकल कम्युनिटीज को एड्रेस करने के लिए कि उनकी जो ओवरऑल उनकी जो एजुकेशन है वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज के साथ हो जाए। तो ये उन्नत भारत अभियान को लेकर यूपीएससी ने 2017 में सवाल पूछा था, क्योंकि उस समय वो न्यूज में था। इस तरह यूपीएससी हर साल अपने क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। अगली जो न्यूज है वो है टॉयलेट 2.0 कैंपेन को लेकर। टॉयलेट 2.0 इसका मतलब टॉयलेट 1.0 भी आया होगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने टॉयलेट 2.0 कैंपेन लॉन्च किया, कब, वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन। अब इसका मेन एम क्या है, देखिए टॉयलेट एक प्रेम कथा आप लोगों ने देखी है और वहां पर पूरी कहानी टॉयलेट के पीछे थी। हमने
हमारे देश में सैनिटेशन की जो प्रैक्टिस शुरू की है उससे अब तो ये हो गया है कि हमारे बहुत से गांव, बहुत से शहर, इवन बहुत से स्टेट भी ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। और उसमें ओपन डेफिकेशन ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, फिर ODF 7 स्टार, अलग अलग हमने कैटेगरी की है। और अल्टीमेटली हमने इस प्रोसेस को, इस जो थीम है कि हमें क्लीनलीनेस को, सैनिटेशन को प्रमोट करना है और हमें जैसे कहते हैं कि कवर्ड में ही टॉयलेट करना है, ट्राई लेटरिन का जो उपयोग है, ये सब चीज हमने बढ़ाया। लेकिन अब सरकार बोल रही है कि एक कदम और आगे चलना है। तो टॉयलेट 1.0 में ये सारी चीज थी कि लैट्रिन बनवानी है, ट्राई लेटरिन बनवानी है, गांव गांव तक पहुंचानी है, हर घर में शौचालय होना चाहिए। बहुत सारा हमने सोशल मॉडलिंग भी की, बहुत सारे पर्सनालिटीज को हमने क्लब किया, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आई, यहाँ तक कि एक फिल्म तक आई अक्षय कुमार की टॉयलेट प्रेम का था। तो ओवरऑल लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई और हम लोगों ने समझा यूटिलिटी ऑफ टॉयलेट, वो हमने टॉयलेट कैंपेन 1.0 में कर दिया है। अब है 2.0, इसमें क्या नया कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे ओपन डेफिकेशन जो नैरेटिव था जो पुराने कैंपेन में था, उससे हम थोड़ा आगे जाना चाह रहे हैं। हम इसको और थोड़ा इसे एक सोशल कल्चर के रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन अर्बन इंडिया के टॉयलेट्स के लिए है। और टॉयलेट्स दो तरह की होती है, एक तो पब्लिक टॉयलेट, एक कम्युनिटी टॉयलेट। तो इन दोनों टॉयलेट्स को हमने यहाँ पे क्लब किया है। और यहाँ पे सरकार चाह रही कलेक्टिव एक्शंस, इसका जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका। अब यहाँ पे सरकार ने 5 थीम रखी। इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये मे भी स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी पूछ ले आपसे या मेंस में आ जाए। तो इसमें जो 5 थीम है, पहली है पीपल फॉर टॉयलेट, दूसरा है पार्टनर्स फॉर टॉयलेट, तीसरा है डिजाइन चैलेंज अंडर टॉयलेट थीम, चौथा है रेट योर टॉयलेट, और पांचवा है माय थॉट्स अवर टॉयलेट। ये थीम है। इस थीम में बेसिकली है क्या? पीपल फॉर टॉयलेट्स। पीपल फॉर टॉयलेट्स में ये होगा कि सरकार ये चाहती है कि हम इंटरसिटी कंपटीशन कराएं, इंटरसिटी कंपटीशन कराएं, और जिसमें हम 2 अलग अलग कैटेगरी रखेंगे, एक रखेंगे पब्लिक टॉयलेट्स की, एक रखेंगे कम्युनिटी टॉयलेट्स की। और हम सिटी में ये कंपटीशन की भावना डालें कि आप लोग जब कंपटीशन करेंगे तो जिस शहर में टॉयलेट ज्यादा साफ होंगे, ज्यादा वेल मेंटेन्ड होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा हाइजीनिक होंगे, तो वो अवार्ड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग और मेंटेनिंग कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स को हम चेक करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और टॉप परफॉर्मर को हम यहाँ पे अवार्ड देंगे। दूसरा है पार्टनर्स फॉर टॉयलेट। पार्टनर्स फॉर टॉयलेट एक तरह का कैंपेन है जिसमें हम चाह रहे हैं कि अगर टॉयलेट बनानी है सरकार को, चाहे पब्लिक या कम्युनिटी, तो वन टाइम पेमेंट आ जाए, कोई वन टाइम फंडिंग कर दे समाज से, सोसाइटी से, जिन लोगों के पास पैसा है, जो चाहते हैं कि इस नोबल कॉज में इन्वेस्ट करना, तो वो सरकार को दे सकते हैं। तो वो कहलाएंगे पार्टनर्स फॉर टॉयलेट, क्योंकि उन्होंने सरकार के लिए एक तरह का पार्टनरशिप का काम किया। सरकार को जो फंडिंग चाहिए थी वो उन्होंने दे दी। तो वन टाइम फाइनेंशियल एड को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। या टॉयलेट बनाना है, टॉयलेट को साफ करवाना है, उसका मेंटेनेंस करवाना है, या फिर उसको ब्यूटिफिकेशन कराना है, ओवरऑल जो भी एक्सपेंस सरकार को लग रहा है, सरकार चाहती है कि कोई इसको रिइंबर्स कर दे। अगला जो थीम है यहाँ पे डिजाइन चैलेंज। डिजाइन चैलेंज क्या है? वो बच्चे जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कई सारी एंट्रीज मंगवाएगी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट से कि वो अलग अलग डिजाइन दे, अच्छी डिजाइन दे, जो कि इको फ्रेंडली भी हो और एनर्जी फ्रेंडली भी हो, और एक तरह से कहें कि कॉस्ट फ्रेंडली भी हो। तो ये एक तरह का डिजाइन कॉम्पिटिशन है कि आप टॉयलेट के अलग अलग मॉडल्स को दीजिए, और जो अच्छा मॉडल होगा, जो ओवरऑल हर एक सेगमेंट में अच्छा होगा, उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। अगला जो थीम है वो है रेट योर टॉयलेट। ये बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ रहा है कि जो टॉयलेट यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टॉयलेट को यूज किया, पब्लिक टॉयलेट, तो मुझसे फीडबैक मांगा जाएगा और मैं उसको रेटिंग करूंगा, जिस तरह हम जोमेटो उबर में रेटिंग करते हैं। और फिर जिसकी ज्यादा अच्छी रेटिंग होगी उस टॉयलेट को अवार्ड मिलेगा। यानी हम टॉयलेट को रेट करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग? उसकी हाइजीन के, उसकी फैसिलिटी की, उसकी क्लीनिंग की, उसकी मेंटेनेंस की, इसके करस्पॉन्डिंग हम उसको रेट करेंगे। और अल्टीमेटली जिसकी रेटिंग कम होगी सरकार उस पर ध्यान देगी, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी तो वो हमेशा चाहेगा उसकी रेटिंग अच्छी रहे। और लास्ट जो है वो है माय थॉट्स अवर टॉयलेट्स। तो यहाँ पे सरकार लोगों से उनके सजेशंस, उनके व्यूज डिमांड करेगी, और माय गॉव जो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म, उससे पब्लिक से उम्मीद की जाएगी वो बहुत सारे सजेशंस दें कि मेरे विचार हैं हमारे देश के टॉयलेट्स के लिए। तो ओवरऑल ये 5 थीमेटिक थीम्स है जो सरकार ने टॉयलेट 2.0 पे लॉन्च की है। तो ध्यान रखिएगा थीमेटिक थीम्स क्या थी और उनका मीनिंग क्या था, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है इसका 7 एडिशन हो चुके हैं, 6 एडिशन हो चुके हैं, सॉरी 7 हो गए वैसे। और लगातार छठी बार इंदौर दुनिया में टॉप, देश में टॉप किया स्वच्छ भारत मिशन में। तो हम चाहते हैं कि हम वो जो लैंड क्लीनलीनेस है उससे थोड़ा ऊपर उठ के अब सैनिटेशन की ओर जाएं और टॉयलेट की ओर जाएं। तो ये एक तरह का नोबल कॉज है, सरकार चाह रही है कि लोग इसको मॉरल वैल्यूज की तरह भी लें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक तरह का डिफिकेशन वाला सेंटर है।
तो खैर ये हमने आज के वीडियो में 4 बातें डिस्कस की, और 4 की चारों बातों को मैंने गवर्नेंस से ही दिया था, क्योंकि सोशल इश्यूज एंड जस्टिस को लेकर कोई खास ऐसी न्यूज़ मुझको मिली नहीं। तो अगर आपको मेरा सेगमेंट पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अच्छी बात ये कि आपको सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज यहाँ पे वीडियोस मिल रहे हैं, तो कल को आपको इनको रिवाइज करना है तो उसके लिए भी आसानी होगी। कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा सिविल जॉब्स की, यूपीएससी का, उसको आप ज्वाइन करिए और वहां पे आपको इन सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको हर दिन डे वाइज मैं जो आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं, और टेलीग्राम लिंक अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। हम हिंदी मीडियम की पीडीएफ फिलहाल प्रोवाइड नहीं करा रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।